Dear student, this is the next lecture of fluid dynamics. Okay, in last lecture, I have already covered the hydraulic gradient line and energy gradient line. लेकिन जो वीडियो मैंने अभी डाला हुआ है उस पे आप लोगों ने देखा नहीं है उसे। छुट्टी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर अटेंडेंस मार्क कर देना। आप ध्यान से उस पर अटेंडेंस जो है वो कर दो, जिससे कि मैं उसे एक लेक्चर में कंसीडर कर लूंगा। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो छुट्टियों में डाला है कब डाला है, ठीक है ना। अब ये देखो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसे कवर करने के बाद हम मूव करते हैं आगे सिलेबस में। तो आगे का जो सिलेबस है उसमें फ्लो थ्रो और फिश आता है। बेंचोरीमीटर वगैरह कवर कर दिया। अब ये है फ्लो थ्रो और फिश। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, और आज की तारीख में एक क्वेश्चन जो है आईएएस में इससे डेफिनेटली बनता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी थ्योरेटिकली पूछा जाता है, इससे एक आध थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फ्लो थ्रू ऑरिफिस, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज द ऑरिफिस, ऑरिफिस है क्या, ओके। तो देखते हैं। एन ऑरिफिस इज ए स्मॉल, ओके, यूजुअली सर्कुलर होल इन द साइड और बेस ऑफ द टैंक। तो ऑरिफिस क्या है? एक सर्कुलर होल है जो किसी टैंक की साइड में या उसके बेस में कर दिया गया है, और रिजर्वायर थ्रू fluid is discharged in the form of jet into the atmosphere, ठीक है। तो ऑरिफिस क्या है? ऑरिफिस कुछ भी नहीं है, एक टैंक या किसी रिजर्वायर में एक होल क्रिएट कर दिया। अगर उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, मान लिया एच हाइट तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो वी हैव क्रिएटेड ए होल ऑन दिस सेक्शन so that the fluid is moving like as a jet। तो जेट की तरह फ्लूइड जो है मूव करे बाहर की तरफ इन ओपन एटमॉस्फेयर में, तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज द ऑरिफिस। ये क्या है? एक ऑरिफिस है। तो सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोग समझ लें। कभी कभार डेफिनेशन आ जाती है छोटी छोटी चीजें, तो आप ये ध्यान रखें। एंड द फ्लूइड इज फ्लो इन द ओपन एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर। वॉल्यूम फ्लो रेट किस बात पे डिपेंड करेगा? कि कितना पानी भरा गया है एबव द होल, होल के ऊपर कहाँ तक पानी भरा गया है, कितनी हाइट है। सो इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द फ्लो रेट। तो जनरली इसे फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ओके। तो मान लिया कि ये कोई आपका एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है, और ये एक सेक्शन ये है इसका टू, ये टू सेक्शन है, ये आपका वन सेक्शन हो गया मान लिया इसका फ्री सरफेस। तो अगर मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करता हूँ फ्री सरफेस के बीच में, दिस इज द फ्री सरफेस, और ये आपका सेक्शन टू है जो एटमॉस्फेयर में ओपन है। यहाँ फ्लूइड इस तरह से आएगा, पास होके नीचे की तरफ गिरेगा जेट के फॉर्म में, ठीक है। तो अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ टैंक एंड सेक्शन टू at which jet is open in atmosphere। तो हमने लगाया बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन वाई है P1 डिवाइड बाई रो जी फॉर सेक्शन वन, प्लस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, प्लस Z1। हमने मान लिया फ्री सरफेस की यहां से यहां तक हाइट जो है, ये हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, यहां से यहां तक Z1 है, इसकी यहां से यहां तक रेफरेंस पॉइंट से हाइट Z2 है, इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस Z2। सिंपल है इक्वेशन।
ठीक है। अब देखो, एट सेक्शन 1 टॉप ऑफ द फ्री सरफेस P1 इज इक्वल टू कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एट सेक्शन 2 P2 इज इक्वल टू क्या है, P एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ओपनली जेट जा रहा है, तो हम लगाते हैं इक्वेशन, तो P एटमॉस्फेरिक डिवाइड बाई रो जी प्लस 0 प्लस Z1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर डिवाइड बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 क्या है, हाइट, हाइट ऑफ वाटर एबव द ऑरिफिस, ऑरिफिस से एबव जो वाटर की हाइट है Z1 माइनस Z2 वो h है, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2GH। तो V2 जो जेट की वेलोसिटी हो गई 2GH, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, theoretical velocity. We are not considering the losses or other things here, so this is the theoretical velocity. Okay. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कुछ जिन्हें आप समझ लें। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CB, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। ये तीन कोफिशिएंट हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं दैट शो द लॉसेस इन द फ्लूइड। ओके, तो एक एक करके पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हैं क्या पैरामीटर्स, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CC क्या है। तो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था कि बेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका, मान लिया कोई ये पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लिया सपोज करो कि ये आपका कन्वर्जेंस है, यहाँ पे क्या है, एरिया कम है। तो जब फ्लूइड यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ से इस तरह से पास होगा, इस तरह से पास होगा, तो मिनिमम एरिया यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ स्ट्रीम्स डाउन होंगी और फिर आगे बढ़ेंगी इस तरह से, तो मिनिमम एरिया किसी और पॉइंट पे होगा। जैसे ये यहाँ पे पॉइंट G O है और ये पॉइंट 1 है, तो 1 पे मिनिमम होगा, इसे बोलते हैं बेना कॉन्ट्रैक्टा, बेना कॉन्ट्रैक्टा। इस तो यहाँ का एरिया मिनिमम एरिया होता है, दिस इज द हैव द मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शन। तो मिनिमम एरिया इस सेक्शन का नहीं हुआ, ये A0 अगर इसका एरिया है, दिस इज नॉट द मिनिमम, द एरिया ऑफ द बेना कॉन्ट्रैक्टा इज द मिनिमम। तो हमें बेना कॉन्ट्रैक्टा की एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, अदरवाइज इट विल क्रिएट द लॉट ऑफ लॉसेस। क्योंकि जो वेलोसिटी है, वो एरिया जहाँ मिनिमम होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और प्रेशर आपका मिनिमम होगा। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली में वो कितना है बेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया। तो दैट विल मेजर्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ एरिया एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन बिफोर दैट, है ना, या नॉमिनल एरिया। तो AC अगर आपको निकालना है, CC पता है, तो आप A0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द वेना ऑफ कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ द सेक्शन A0। इन दोनों का रेशियो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद आपका दूसरा कोफिशिएंट है CB। ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसे CB से रिप्रेजेंट करते हैं
it is the ratio of actual velocity through the section to the theoretical velocity. To the section. So Cv is equal to actual velocity divided by theoretical velocity. जैसे अभी लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी मैंने मेजर की v, वो theoretical velocity थी under root 2gh, because I am not considering the losses in the Bernoulli equation. Bernoulli equation के losses को मैंने count नहीं किया. We are only taking the energy that will convert it from the pressure to the kinetic energy. So this is the theoretical velocity, not the actual velocity. तो अगर मुझे उससे एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी 2gh में मैं cv को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी. तो एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट इट विल मेजर द लॉसेस अकर इन द वेलोसिटी. जो वेलोसिटी में लॉसेस हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं. इसी तरह से आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है? सिंपल. जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या था? एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो था. उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा? एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बीच का रेशियो होगा. ठीक है ना? तो अगर जो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो मैं थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन के थ्रू डिस्चार्ज आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है? तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये तीनों चीजें आप नोट कर लेना. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, it is the ratio of the actual discharge through the pipe to the theoretical discharge through the pipe. So CD is equal to Q actual discharge divided by Q theoretical. तो Q actual क्या होगा आपका? CD into Q theoretical. अब theoretical discharge क्या हो सकता है? जो फॉर्मूले से आए, एरिया इंटू theoretical velocity. तो एरिया इंटू अंडर रूट 2gh, ये आपका theoretical discharge हो गया. तो ये तीनों कैलकुलेशंस मैंने बता दी, ये तीनों पैरामीटर्स बता दिए, इन्हें आप नोट कर लें क्योंकि आगे इनके हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे ये आप समझ लें. ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में. आईएएस में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन 2-3 साल से आ रहा है. डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD. इन तीनों को डिटरमाइन आप कैसे करेंगे? ठीक है. तो लेट दिस इज द टैंक. ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक तरह का एक्सपेरिमेंट है. इस टैंक में इस होल से ऊपर जो वाटर भरा हुआ है दैट हैव द हाइट h. दिस इज द CC सेक्शन. यहाँ से जो जेट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल डिस्टेंस y है. ओके. एंड दिस इज द पॉइंट P जहां से हमने हाइट ली हुई है. दिस इज द बेस लाइन. ओके. तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम किस तरह से सबसे पहले डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करें CV, उसके बाद डिस्चार्ज फाइंड आउट करें, और अगर दोनों निकाल लें तो CC फिर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना? तो लेट जो ये C पॉइंट है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, दैट इट हैज द वेलोसिटी U.
over here. It is the actual velocity. It has the velocity u and it take the time t to reach over this point. इसे टाइम t लगता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में। उतने ही टाइम में ये एक तरह से जेट डिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। लेट द जेट कवर t टाइम टू रीच एट पॉइंट p पॉइंट तक पहुंचने में t टाइम लगता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू क्या है? u इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी? z इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं t निकालूं तो t इक्वल टू x डिवाइड बाई u हो गया। इसे सेकंड में पुट करते हैं तो z इक्वल टू हाफ g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2z। तो u आपका आ गया x अंडर रूट जी डिवाइड बाई 2z, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। अब मैंने बताया था थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या है इसमें, जो मैं कैलकुलेट करी थी 2gh, h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv एक्चुअली में हुआ क्या? u डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2gh। अब u आप निकाल चुके हैं, क्या वैल्यू आई थी u की? g सॉरी x अंडर रूट g ओवर 2z। ये वैल्यू पुट करें तो x अंडर रूट g ओवर 2z डिवाइड बाई अंडर रूट 4gh। तो g से g तो कैंसिल आउट हो गया। तो cb इज इक्वल टू अंडर रूट 4zh। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ आईएएस में 2-3 बार। आज की तारीख में इसरो में आईएएस में इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर x डिस्टेंस दे देता है, z डिस्टेंस दे देता है, h हाइट दे देता है एंड पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv। सो यू विल डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv। सेकंड थिंग, हाउ टू कैलकुलेट द cd एंड cc। सो cd इज इक्वल टू क्या है? एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया ए नॉट अंडर रूट 2gh, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो बिना कॉन्ट्रैक्टा है उस नहीं, जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस के नीचे नॉन एक आपका वॉल्यूम का, जैसे आपने 3 लीटर का कोई बर्तन ले लिया या फिक्स वॉल्यूम में स्टॉप बाथ से इतने टाइम में ये बर्तन भरा, तो आप एक्चुअल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? नॉन वॉल्यूम ऑफ दी, जो भी आपका पॉट रखा हुआ है नीचे, डिवाइड बाई टाइम ऑफ स्टॉप बाथ। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका एक्चुअल डिस्चार्ज। जैसे ही आप एक्चुअल निकाल लेंगे तो एक्चुअल इज इक्वल टू ये निकल आया आपका, और ये आपको एरिया और फिस मीटर का पता होगा और 2gh भी पता होगा, तो cd आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपने cd यहां से कैलकुलेट कर लिया, cv यहां से कैलकुलेट कर लिया, तो cd इज इक्वल टू क्या हो गया? cv इंटू cc। cd इज इक्वल टू cv इंटू cc। तो यहाँ से cc इज इक्वल टू cd डिवाइड बाई cv, यहाँ से cc निकाल लेंगे। तो तीनों कोफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली लैब में इस तरह से निकालते हैं और इस पे एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे सही से समझ लें। इसके बाद आते हैं लार्ज वर्टिकल ऑरिफिस। तो जो ऑरिफिस मैंने पहले डेरिवेशन किया, इट हैज द वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द वाटर। वाटर की हाइट की तुलना में
इसकी जो डायमेंशन दैट इज वेरी लेस, इट इज नेग्लिजिबल, सो वी विल निग्लेक्ट the dimension of the holes for calculating the actual velocity. But when the size of the orifice is large, at that time we will not ignore, otherwise a lot of losses occur in the system and we will calculate the wrong velocity. Okay, so large vertical orifice में क्या है, if the vertical orifice is large so that its height is comparable to the height of the liquid in the tank. Consider a large orifice with a rectangular cross section. Let the height of the liquid is h1 and h2 above the tape and orifice of the lower edge of the orifice respectively. Let b is the width of the orifice. मान लिया कि जो ऑर्फिस है इसका अपर पॉइंट है यहाँ तक h1 हाइट है टॉप से, यहाँ तक h2 है और इसकी विड्थ जो है b है। ओके, मैंने अपर सरफेस से h हाइट पे एक स्मॉल डिस्टेंस का कोई dh हाइट का कोई एलिमेंट ले लिया, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या होगा, v इंटू डी एच। तो अगर इससे मैं डिस्चार्ज देखूं डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू इसका जो डिस्चार्ज क्या होगा, ये एरिया डी ए इंटू द वेलोसिटी यू। अब यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू कितनी होगी, √2 GH। ठीक है, तो डी क्यू आपका हो गया √2 GH इंटू बी इंटू डी एच। तो टोटल डिस्चार्ज अगर देखा जाए तो कितना हो गया, H1 से H2 B √2G H पावर 1/2 इंटू डी एच। तो टोटल डिस्चार्ज Q इक्वल टू हो गया B √2G H पावर 3/2 H1 H2 इंटू 2 डिवाइड बाई थर्ड। Q इक्वल टू 2B √2G डिवाइड बाई 3 H2 पावर 3/1 माइनस H2 पावर 3/2। तो ये आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का, अगर जो उसकी हाइट कंपेरेबल है। ठीक, टाइम ऑफ एम्प्टिंग टैंक। ठीक है, टैंक को एम्प्टी होने में कितना लगभग में टाइम लगेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे भी आप देखें। तो हालांकि प्रिंसिपल सिंपल है। मान लिया ये कोई ऑर्फिस है, इसके बेस में है, इसका एरिया ए है और ये टोटल हाइट h1 है ना, और ऐसे h2 एम्प्टी होने में, h1 से h2 एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ से पास है तो वेलोसिटी b है। मान लिया मैंने फ्री सेक्शन से, ठीक है, इसकी हाइट यहाँ से dh है, इसकी हाइट h है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है इस टैंक का, मान लिया dt टाइम में स्मॉल टाइम dt में जो टैंक वॉल्यूम है वो dv चेंज होता है। तो dv इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द टैंक, मान लिया टोटल एरिया ऑफ द टैंक a है इनटू द स्मॉल हाइट dh। ये नेगेटिव होगा क्योंकि हाइट जो है कम हो रही है। ठीक है ना, हाइट जो है कम हो रही है, सो वी विल काउंट इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो माइनस ए इंटू डी एच, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये वॉल्यूम इतना चेंज हुआ। इफ द v इज द वेलोसिटी थ्रू दिस सेक्शन एंड a is the area, so the discharge through the hole is कितना होगा, एरिया a इंटू वेलोसिटी v। ये किस में होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में। अगर टाइम dt लगा है dv चेंज होने में, तो t टाइम में इसका कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। अब b बराबर क्या है,
अंडर रूट 2gh, h हाइट पे है तो a अंडर रूट 2gh इंटू टाइम जो आपको कैलकुलेट करना है t टाइम में हो गया तो स्मॉल टाइम t। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो माइनस a इंटू डी एच इज इक्वल टू a अंडर रूट 2gh इंटू टी। हमें क्या निकालना है, टाइम t, तो माइनस a डिवाइड बाई a इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2g h पावर माइनस 1/2 इंटू डी एच, या डी टी टाइम में हुआ है, डी टी टाइम में। ठीक है, तो डी टी टाइम ले लो, तो डी टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई a 1 डिवाइड बाई 2g h1 टू h2 h पावर माइनस 1/2 इंटू डी एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम t इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई a 1/2g, अब क्या है, h पावर 1/2 h1 टू h2 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस 2a a अंडर रूट 2g h2 पावर 1/2 माइनस h1 पावर, ये प्लस में है 1/2, तो क्या आएगा 2a डिवाइड बाई a अंडर रूट 2g h1 पावर 1/2 माइनस h2 पावर 1/2। So this is the time taken t in the terms of total area of the tank and small area of the orifice. So if the orifice size small a is high, then the time t is less. Okay, अगर पूरा टैंक खाली करना है कितना टाइम लगेगा, if full tank is empty, then s2 is equal to 0। when s2 is equal to 0 तो कितना टाइम लगेगा, 2a डिवाइड बाई a अंडर रूट 2g h पावर 1/2 h पावर 1/2। so this is the full time to make the tank empty। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, आप चाहो तो कैलकुलेशन देख सकते हो और न्यूमेरिकल इस पे आता है तो आप लोग इसे तैयार कर लें। इसके बाद ये ऑर्फिस से रिलेटेड जितना भी था मैंने कंप्लीट कर दिया। दिस इज द मतलब ए स्मॉल ऑर्फिस, ऑर्फिस है क्या, ऑर्फिस पे एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, टाइम टेकन टू एम्प्टिंग ए टैंक कितना लगेगा, एंड अगर ऑर्फिस का साइज कंपेरेबल है विद द हाइट देन व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द टैंक। ओके, ये सब कंप्लीट कर दिया। अब एक नया टॉपिक और इसमें आता है जो आपके सिलेबस में दिया, एक्सटर्नल माउथ पीस, इसे बोलते हैं माउथ पीस। दिस इज द माउथ पीस। ऑर्फिस में क्या था, यहाँ सिर्फ एक होल था, यहाँ पे सिंपल एक होल था ऑर्फिस में, इसमें क्या किया, एक ये एक्स्ट्रा पाइप और लगा दिया गया। ठीक है, ये आपका माउथ पीस है। ठीक है, तो दिस इज द माउथ पीस। तो इसका क्या मतलब, द डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑर्फिस में बी इंक्रीज्ड बाय फिटिंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ द पाइप टू द आउटसाइड नोन एज द माउथ पीस। तो हमने ऑर्फिस की जगह पे क्या किया, एक मतलब पाइप जो है फिट कर दिया, सो दैट द लॉसेस इज लेस एंड द डिस्चार्ज इज हाई। दिस इज बिकॉज व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एंड फिल द पाइप। अब पहले क्या था, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे फॉर्म हो रहा था और डायरेक्ट पानी नीचे की तरफ आ जा रहा था जेट के फॉर्म में। यहाँ क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर अगेन एक्सपेंड होगा और दोबारा कवर कर लेगा इस एरिया को, तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। Therefore, the coefficient of contraction become unity due to the increase in discharge. But the coefficient of velocity decrease due to increase in pipe friction. तो ये कह रहे हैं कि बिना ये माउथ पीस लगाने से सीसी तो यूनिटी हो गया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है दैट हैज टू बी डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ द पाइप फ्रिक्शन। पाइप का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ गया, उसकी वजह से सीबी घट गया। लेकिन सीडी इक्वल टू हमारा क्या है, सीबी इंटू सीसी।
तो सीसी काफी ज्यादा बढ़ गया, सीबी थोड़ा सा कम हुआ, तो ओवरऑल डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया। तो हमें बेनिफिट मिला, तो इससे बस ये फायदा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं। तो सेम तरीके से हम देखते हैं। तो मान लिया ये जो माउथ पीस है, यहाँ से वेलोसिटी v है फ्लूइड की, और ये सेक्शन हमारा 1 हो गया, और ये सेक्शन आपका 2 हो गया। तो अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो सिंपल P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2 प्लस HL जो लॉसेज हुए हैं। अब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों कैंसिल आउट। B1 इज इक्वल टू 0, B1 आपका 0। तो क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस HL। Z1 बाई Z2 क्या है, यहां से हमने टोटल हाइट यहाँ के यहाँ तक की Z1 मानी है रेफरेंस पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट Z2 मानी है। तो Z1 माइनस Z2 क्या है, H, कैपिटल H। तो V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस HL। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ तक पहुंच गए। सो एक्चुअल वेलोसिटी H इज इक्वल टू हमारा k स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाई 2G है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH डिवाइड बाई K हो गया। B बराबर अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई K। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो CB इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2GH। यहां से ये कैंसिल आउट, तो CB आ गया 1 अपॉन अंडर रूट K। अब आपने CC इज इक्वल टू 1 माना ही था, तो CD इज इक्वल टू क्या हो गया, CB। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ गया 1 अपॉन अंडर रूट K, और K इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर CC की वैल्यू आपको पता लग जाए, फॉर एग्जांपल 0.62 है, तो आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं और लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका है इसमें। ठीक है, थैंक यू।